लैन की सिक्योरिटी के हवाले से हम लोगों ने बात की थी। इससे पहले वी लैन्स के हवाले से, फिर वी लैन्स को सिक्योर करना सीखा। नेटवर्क सेगमेंटेशन के हवाले से हमने बात की। उसके बाद हम लोगों ने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से बात की, एसटीपी। और फिर उसके बाद एसटीपी की सिक्योरिटी की बात की कि किस तरह से हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की मदद से अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया, रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी। और उसके साथ साथ रोड गार्ड, बीबीडीयू गार्ड, लूप गार्ड, इन तमाम तर चीज़ों को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप आगे सीसीएनपी की क्लासेस में भी आ रहे हैं। तो सीसीएनपी की क्लासेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। और मेन जो स्विचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सिक्योरिटी के ही होते हैं एनपी में। बाकी जो है ना सीसीएन में स्विचिंग के हम सारे टॉपिक्स आपके कवर करवा देते हैं। इस वजह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग ये जहन में रखिएगा। तो इस हवाले से आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस भी की होगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, पूछें। फिर हम लोग इसके बाद लैन की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप लोगों को पता है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर से मुराद ये होती है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। और नेटवर्क के अंदर इंट्रूजन जो है वो दो तरह से होती है, आप लोग याद रखिएगा। एक मास्करेडर होता है और एक मिसफिजर होता है। एक आउटसाइड इंट्रूडर होता है और एक इनसाइड इंट्रूडर होता है। इस हवाले से मैं जनरली तो डिस्कस करता रहता था टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और स्पेशली इनसाइड इंट्रूडर उसकी को डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा उसके बारे में हम लोग जो है ना प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनसाइड इंट्रूडर से हम अपने नेटवर्क को उसके अटैक से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इनसाइड इंट्रूडर के हवाले से हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। लैन के अंदर, लैन की जो आपको पता है मेजर जो डिवाइस है एक लैन के इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है वो स्विच होता है। ठीक है, नेटवर्क का स्विच। अब जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आगे कनेक्टेड होती हैं, लाइक आपके एंड डिवाइसेस की अगर बात करें तो आईपी कैमरास, आईपी फोन्स, लैपटॉप्स, या फिर जितने भी होस्ट वहाँ पर साथ कनेक्टेड होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र्स होते हैं वो स्विच की मदद से आगे नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। तो इनसाइड इंट्रूडर जो होता है वो स्विच की किसी पोर्ट के जरिए बेसिकली नेटवर्क के साथ अटैच होता है। अगर तो वो वायर्ड कनेक्टिविटी के जरिए अटैच है तो स्विच की पोर्ट के साथ अटैच होगा। और अगर वायरलेस है तो एक्सेस पॉइंट के जरिए उसको वायरलेस जो है ना कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दोनों लिहाज से हम लोग नेटवर्क को वायर्ड और वायरलेसली दोनों तरह से सिक्योर करने के बारे में आज बात करेंगे कि नेटवर्क के अंदर किस तरह से सिक्योरिटी को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले इसकी थोड़ी सी बेस लाइन का आपको पता होना चाहिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें ना, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? यानी कि जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए कुछ जो आपके पास लाजमी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होती हैं जो आपने लाजमी उनको फॉलो करना होता है अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कम्युनिकेशन के काबिल बनाना है। ठीक है, अगर वो बेसिकली जस्ट आपने डिप्लॉयमेंट करनी है और जो लाजमी रिक्वायरमेंट्स है यानी जिनके बगैर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काम ही नहीं कर सकेगा, तो उसको हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली सबसे अहम चीज़ें वो होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज, द बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करता है और ये वेरी करती रहती हैं और ये मैंडेटरी नहीं होती। आजकल के इस दौर के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो अब ये लाजमी पार्ट बन चुकी हैं। लेकिन इनको, इसके बावजूद नेटवर्क के अंदर जब हम लोग किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉयमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के तौर पर ही डिप्लॉय किया जाता है। और इनके लेवल्स होते हैं
डिप्लॉयमेंट के कि किस ऑर्गेनाइजेशन के कितना बिजनेस है और क्या इंटरेस्ट्स हैं, और उसके मुताबिक उस लेवल की उसकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें अपने पास। फिर मैं डिटेल में बताता हूँ नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल थोड़ी सी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, बल्कि एक सेकंड। आपको तो नज़र नहीं आएगा, मैं ऑनलाइन वाले लोगों को ये चीज़ लाइव दिखा भी देता हूँ। मैं आप लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देता हूँ फिजिकल बना हुआ, उस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होगा। अच्छा, जी, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें टोटल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम जब डिप्लॉयमेंट करते हैं उसमें ये फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग हमेशा से। अब देखें, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले प्रोसेसेस आ जाते हैं कि किन किन प्रोसेसेस के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिनको फंक्शनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्रोसेसेस के बाद फिर नेक्स्ट आ जाती हैं एप्लीकेशंस, कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एप्लीकेशन के लिए फिर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, फ्रंट एंड सर्वर्स बनाए जाते हैं, और उनके वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन की जाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर और उसके लिए। ठीक है, ये मेन वो एप्लीकेशंस हो गई। अब उन एप्लीकेशंस को आगे गो थ्रू करने के लिए और नेटवर्क के अंदर यूज़ करने के लिए फिर पार्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पार्ट आ जाता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये वो की पॉइंट्स हैं जिनके बगैर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रन नहीं करेगा, आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले एंड यूज़र डिवाइसेस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो भी रन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ एंड डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर्स वगैरह। फिर स्टोरेज होती है, जो डाटा सेंटर के अंदर आपके सर्वर्स लगे होते हैं, उन सर्वर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ उनकी स्टोरेजेस होती हैं। उसके बाद नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है यहाँ पर। नेटवर्किंग के पार्ट में ये ओएसआई मॉडल की तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन और राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉल्स, और ये तमाम तर डिवाइसेस की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन, डिप्लॉयमेंट एंड टोपोलॉजी क्रिएशन, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है नेटवर्किंग के अंदर। और फिर इन तमाम तर चीज़ों को कोलेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है डाटा सेंटर्स के अंदर, जिनकी फिजिकल सिक्योरिटी को भी लाजमी जो है ना कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा उसमें हर तरह से हम लोग जो है ना उस हीट सिस्टम वगैरह, इसके अलावा वायरलेस सिक्योरिटी, उनकी एक्सेस, उनकी लोकेशन, हर तरह से इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। बेसिकली डाटा सेंटर को, उसकी लोकेशन को हम लोग देख के वहाँ पर उसको एडजस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें जो थी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि डिप्लॉयड होंगी तभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस रन करेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बेसिकली उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बात करें तो उसकी, जब हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर दी, बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद उस बिजनेस की अवेलेबिलिटी कितनी है।
अवेलेबिलिटी एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये याद रखिएगा। कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक बैंकिंग सिस्टम है, उसको जो है वो अगर हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, एटीएम सर्विस की आप लोग एग्जाम्पल ले लें, तो वो 24/7 क्या अवेलेबल है वो सर्विस? जो बिजनेस अपनी सर्विसेज को जितना ज़्यादा अवेलेबल रखता है, उस बिजनेस को उतना ही ज़्यादा प्रमोशन मिलती है, और वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि एंड यूज़र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अवेलेबिलिटी। लेट्स सपोज हम एटीएम यूज़ करने जा रहे हैं और आगे सर्विस ही अवेलेबल ना हो, लाइक नेशनल बैंक बड़ी इसकी एग्जांपल है अच्छी, उनकी सर्विसेज ज़्यादातर आपको जो है ना अनअवेलेबल नज़र आती हैं। इस वजह से बिजनेस उनके बहुत कम क्लाइंट्स हैं। उसके बरक्स मिज़ान बैंक को हम लोग देख लें, तो उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, और यूज़र फ्रेंडली उनका सिस्टम है। तो दैट्स वाई वहाँ पर बहुत लेट आया नेशनल बैंक की बनस्बत बात करें, लेकिन बहुत जल्दी ग्रो करके पाकिस्तान के टॉप बैंक्स में उसने अपने आप को मनवाया। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? अवेलेबिलिटी। ठीक है, चल तो सारे रहे, लेकिन जो टॉप पे चले गए क्यों? उनकी एक अवेलेबिलिटी। उसके बाद परफॉर्मेंस, कि कितना ज्यादा उनका जो है ना, लेट्स सपोज परफॉर्मेंस से मुरादी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एप्लीकेशन है, उसका रिस्पांस टाइम कितना फास्ट है, कितना जल्दी वो एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, और परफॉर्मेंस भी इस वजह से इंपॉर्टेंट उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सिक्योरिटी, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा मैं बेसिकली एक स्केच बनाया है आपको समझाने के लिए कि सिक्योरिटी की बात कहाँ पर आती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट के अंदर। क्योंकि आप जस्ट नेटवर्किंग नहीं सीख रहे, आप लोग याद रखिएगा, आप आगे ग्रो करेंगे, सीसीएनपी पढ़ेंगे, सीसीआई में जाएंगे आप लोग, तो वहां पर सिर्फ स्पेसिफिक नेटवर्किंग की कुछ डिप्लॉयमेंट्स या राउटिंग स्विचिंग की बात नहीं हो रही होगी। वहां पर डिटेल में आपको जो है बेसिकली हर चीज का पता होगा, टोटल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता होगा। उमर साहब ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि बेसिकली अच्छी जॉब के लिए आपके पास एक ट्रायंगल होती है, इस ट्रायंगल को आपको अचीव करना होता है। उस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं? सीसीएनए, सीसीएनपी और एमसीएससी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स का भी आपको पता होना चाहिए, सर्वर साइड आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। जब इस ट्रायंगल को आप लोग अचीव कर लेते हैं, तो एक आप मेच्योर जॉब जो है ना वो हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। दैट्स वाई हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सीसीएनए या सीसीएनए के कंटिन्यू में जॉब अचीव कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो जॉब भी साथ कंटिन्यू करते रहते हैं, साथ वो एनपी और साथ एमसीएससी कर लेते हैं। अभी हम लोग ईद के बाद इंशाल्लाह एमसीएससी का भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो ये तीन चीज़ें करने के बाद आपकी जो है ना काफ़ी हद तक मेच्योरिटी हो जाती है जॉब और इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर। उसमें फिर आप लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रियल हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो ये नहीं है कि हमसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ही हमें पता हो, हमें राउटिंग और स्विचिंग के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं, फिर हमें ये पूरा इस सिस्टम का पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, आईबीएम से लेकर आप किसी छोटे से छोटे बिजनेस की बात करो जहां पर आपके पास डाटा सेंटर बना हुआ है, तो ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, याद रखिएगा। इसमें फिर आगे डीप होगा, मजीद सर्विसेज इनके अंदर ही प्रोवाइड करेंगे, इससे बाहर वो कोई भी सर्विसेज वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप में से किसी को इससे हट के कुछ पता हो, तो वो अभी आप शेयर कर सकते हैं कि नहीं, इससे हट के भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ हो सकता है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये पूरा एक ओवरऑल मेरा जो है ना रिसर्च के मुताबिक ये पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काम करने को नजर आएगा। अब इसमें याद रखिएगा आप, हाँ, इस लेवल के ऊपर आपका जो है ना मेजर काम जो है वो नेटवर्किंग के अंदर है, यहाँ पर आप इस पार्ट के ऊपर जॉब कर रहे होंगे। लेकिन नेटवर्किंग और सिक्योरिटी ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। आप जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे वो नेटवर्किंग के ऊपर, नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर, इनसाइड इंट्रूडर के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आगे मजीद जब एडवांस लेवल पे आते हैं, तो एप्लीकेशंस के ऊपर भी सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है, लेयर 7 के ऊपर भी अप्लाई की जाती है सिक्योरिटी। but that is something else, that is a hard task, and which will be covered after your 5 to 7 years experience in industry। उसके बगैर डायरेक्टली जाके आप कहें कि आप एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर सिक्योरिटी को परफॉर्म करें, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा सिनेरियो होता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे आज की क्लास में, कि ये जो नेटवर्किंग का पार्ट है, गिव मी लिटिल बिट टाइम, लाइट आई थिंक आ गई है, तो मैं कनेक्ट कर लूँ चार्जर भी, तो हम क्लास को इंशाल्लाह फिर पूरी तरह से करेंगे। हम्म, जी ऐसा ही है, सीसीएनए इज द बेस। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप नेटवर्किंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं,
आप CCNA आपको अच्छी तरह से पता हो। जैसे तलहा में कल मैं देख रहा था, आप सर उमर की क्लास में भी थे, CCNP की भी, तो आपको अभी ज़रूरत नहीं है उस क्लास की। आप पहले अपने CCNA के टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करें। उमर साहब बल्कि मुझसे पूछ भी रहे थे आज, वो हमारी मीटिंग एक थी एक जगह, वो कह रहे थे कि तलहा जो है वो आई थिंक उनको सबनेटिंग का आइडिया नहीं है। कल आपसे कोई सबनेटिंग के हवाले से डिस्कस हो रहा था मेरे हाल में उमर साहब का। हाँ ओके तो सर, जी जी हो रहा था बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो फिर वो मुझे बता रहे थे, तो आप कोशिश करें पहले आप अपने CCNA को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लें, तो उसके बाद फिर जो है ना आप वहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। चूंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, ये CCNA बेसिकली प्री रिक्विजिट है। जिसको अच्छी जी तरह से जी CCNA का नहीं अंदाज़ा, अभी तो CCNP की आसान टॉपिक्स चल रहे हैं, आगे हम SDN स्टार्ट करने वाले हैं। तो SDN में आपको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, दैट इज़ समथिंग एल्स। उसके लिए मस्ट है कि आपके जो है ना इवन राउटिंग प्रोटोकॉल्स अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। आई थिंक आपके भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स तभी नहीं हुए हुए ना, तो वो हमें अभी एक डेढ़ मंथ चाहिए ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए, ठीक है। जी 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 सर, इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली है सिनेरियो। सॉरी यार फॉर लिटिल बिट डिस्टरबेंस। ये डोर क्लोज करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली सिनेरियो है जिसमें हम नेटवर्किंग को बेसिकली रिलेट करके सिक्योरिटी के साथ, अब नेक्स्ट बात आ रही थी अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस की, मैंने बात की थी IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी फिर ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यानी अब देखें ना, देखने से आपको अंदाजा हो रहा है कि वो सर्विसेज अगर कभी कभी अवेलेबल कभी अनअवेलेबल होती हैं, तब भी वो बिजनेस तो चलता रहेगा। परफॉर्मेंस कभी डाउन होती है कभी अप होती है, सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन उसकी क्या रनिंग को और उसके जो है ना रेवेन्यू को ऑब्वियसली ये इफेक्ट कर रही होगी चीज़। इसी तरह से सिक्योरिटी बाज़ हैक हो जाता है, बाज़ अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है किसी किस्म के अटैक की वजह से, तो या डीडोज अटैक हो जाता है, या इंट्रूजन डिटेक्शन कहीं से हमें नज़र आ रही होती है, मालवेयर अटैक या मालवेयर की हमें जो है ना एजम्पशंस नज़र आ रही होती हैं। तो उस बेस के ऊपर अगर बात करें तो समहाउ लड़खड़ाता हुआ चल रहा होगा सिस्टम, लेकिन चल तो रहा होगा इस वजह से, लेकिन उसका नेटवर्किंग का पार्ट ही नहीं है, स्टोरेज डिवाइसेस ही नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है, एप्लीकेशंस नहीं है, कोई प्रोसेसेस ही नहीं है, कोई उनका आइडियाज ही नहीं है। तो ये वो चीज़ें जो लाजमी है, अगर ये नहीं है तो फिर तो सिस्टम रन ही नहीं करेगा। रन करने के लिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो रन हम करवा रहे हैं सिस्टम को, लेकिन उसको हम डिपेंड कर रहा है, जैसे हमारे घरों के अंदर अवेलेबिलिटी इंटरनेट की इतनी ज़्यादा, बाज़ का डाउन भी हो जाता है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके सेकंड्स के अंदर मिलियंस की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो उनके लिए तो एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हमारे बैंक सबसे ज़्यादा अहम इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक एक्सचेंज है, या इस तरह से परफॉर्मेंस भी उसी में आ जाती है। सिक्योरिटी के अंदर भी यही बात आ जाती है कि इसमें समहाउ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो इन चीज़ों को आज के इस दौर में साइबर अटैक्स और ऑनलाइन जो है ना आपके पास साइबर थ्रेट्स को जहन में रखते हुए हर बंदा चाह रहा है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एज मच सिक्योर एज पॉसिबल कर सके, ठीक है। क्योंकि इनसाइड इंट्रूडर्स भी हो सकते हैं, आउटसाइड इंट्रूडर्स भी हो सकते हैं। यानी बाहर का कोई बंदा भी आपके नेटवर्क के साथ समहाउ अटैच होकर उसको हार्म कर सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि हमने इनसाइड इंट्रूडर अपने नेटवर्क के अपने बंदे को जो है ना उससे बचना है। आप याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बंदा जब तक उसको धोखा देने पे ना आए, तो तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन इतना जल्दी नहीं गिरती, ठीक है, क्योंकि अपने बंदे के ऊपर ट्रस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। और वो अंदर ही अंदर जो है अगर आपको धोखा दे रही है, तो इसके लिए मुश्किल होता है। इसके लिए फिर अब आप ज़्यादातर देखेंगे कि IT रिलेटेड आप जहाँ पर भी जॉब्स के लिए जाएंगे ना, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको सिस्टम प्रोवाइड करेगी, या तो वहाँ पर कंप्यूटर्स होंगे आप वहाँ पर काम करेंगे, या आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड करेंगी ऑर्गेनाइजेशंस जो सिक्योर होती हैं, जिनको डाटा जो है ना लीकेज का खतरा होता है। क्यों, एक बंदा जाता है एक अपना लैपटॉप बैग में डाल के लेके गया, एक कंपनी का सिस्टम है, तो अगर वहाँ पे गया नेटवर्क केबल कंपनी के सिस्टम से उतारी, अपने लैपटॉप के साथ लगा दी,
अपने लैपटॉप का मैक वगैरह कोई भी चीज़ वहाँ पर रजिस्टर्ड तो नहीं है ना। लैन के अंदर असल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रीचेबिलिटी होती है, जो सिस्टम को डायग्नोज किया जाता है, वो उसके मैक एड्रेस की वजह से किया जाता है। लेकिन जो किसी बंदे का अपना पर्सनल मैक एड्रेस होगा, उसके साथ उसको कैसे बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस वजह से लैन के अंदर कुछ इस तरह की हम सिक्योरिटी आज की क्लास में परफॉर्म करने जा रहे हैं कि जिसकी मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ कोई भी नेटवर्क का बंदा अटैच हो जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जिसका मैक एड्रेस, तो फ़ौरन से उसको एक्सेस उसकी डिनाई कर दे, उसकी एक्सेस ब्लॉक कर दी जाए ताकि वो उस नेटवर्क के साथ अटैच ना हो सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इनसाइड इंट्रूडर के हवाले से हम लोग नेटवर्क के अंदर बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक है आज का। जिसमें सर जरूरी है कि मैक एड्रेस की बुनियाद पे ही उसको मतलब देखा जाए कि यही हैकर है, आईपी एड्रेस पे नहीं हो सकता? लैन के अंदर तो आपका प्राइवेट आईपी का नेटवर्क होता है और वो डीएचसीपी पूल के जरिए असाइन किया जा रहा होता है। तो डीएचसीपी पूल का मतलब होता है कि कभी एक को वो आईपी मिल रहा होगा, कभी दूसरे को मिल रहा होगा। तो उससे तो आप इतना ज़्यादा एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन मैक एड्रेस चूँकि फिक्स होता है, वो एक डिवाइस का जो होता है वो किसी और को नहीं असाइन हो सकता। तो वो इस वजह से उसको जो है ना वहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है। इंटरनेट के अंदर बेसिकली आप जब बात करते हैं मिस मास्करेडर की बात करते हैं, वो बेसिकली जो होता है वहाँ पर आप आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर ट्रेस किया जाता है और उसकी लोकेशन वगैरह हर एक चीज़ डेटाबेस कलेक्ट किया जाता है, डाटा सेट्स रन किए जाते हैं मशीन लर्निंग की मदद से या जो भी टेक्निक्स होती हैं इंट्रूजन डिटेक्शन की, उससे फिर जो है ना मास्करेडर को बेसिकली कैच किया जाता है और उसको जो भी उसके ऊपर किसी भी तरह की सिक्योरिटी वगैरह या फिर ये उसको मास्क रोका क्या जाता होता है है, नेटवर्क के ये अंदर। रीडर मास्क रीडर क्या होता है? बस एक बाहर से कोई बंदा आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक करे आईपी के जरिए या जी। फिर आईपी स्पूफिंग के लिए जरिए या किसी भी तरह से, तो वो मास्करेडर कहलाएगा। आउटसाइड इंट्रूडर, हम्म। इंट्रूडर होता है वो बंदा जो आपके नेटवर्क की पॉलिसी को, आपके नेटवर्क को या आपको किसी भी तरह से हार्म करना चाहे, नुकसान पहुंचाना चाहे, चाहे वो डाटा स्टीलिंग के सेंस में हो, हम्म। चाहे फाइनेंशियल गेन के सेंस में हो, चाहे वो बेसिकली आपको किसी पॉलिटिशियन की बेस के ऊपर पॉलिटिक्स के जरिए या पॉलिटिक्स को जहन में रखते हुए वो ये काम कर रहा हो, इस तरह से कोई भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो बेसिकली मास्करेडर कहलाता है, अटैकर बेसिकली कहलाता है, जिसको इंट्रूडर भी कहा जाता है। लेकिन जो वो फिर इनसाइड और आउटसाइड में ही होता है कि नेटवर्क का अपना बंदा, ऑर्गेनाइजेशन का अपना बंदा, और आउटसाइडर से मुराद ये होती है कि कोई बाहर का बंदा या बिल्कुल। वो किसी इंटरनल की हेल्प लेके कर रहा है या फिर डायरेक्टली कोई ऐसे टूल्स को यूज कर रहा है, हैकिंग टूल्स को यूज कर रहा है या फिर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा ही ठीक। तो ये बेसिकली पूरा सिनेरियो होता है। तो दैट्स वाई मैं बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अपने यूजर्स को जो है वो बेसिकली लैपटॉप्स पर या तो प्रोवाइड करती हैं या डेस्कटॉप्स के ऊपर उनको अलाउ करती हैं कि काम करें। पर्सनल आपके लैपटॉप्स पर वहाँ पर अलाउड नहीं होते ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्पेसिफिकली जहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर डेटा को जो है ना स्टील होने का खतरा हो। और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के ऊपर अगर हम लोग बात करें, डिबेट करें, तो बहुत बड़ा टॉपिक है पूरी दुनिया के अंदर। जीडीपीआर, हीपा और इस तरह से ये टेक्नोलॉजीज और ये टर्म्स बनी हुई हैं, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज बनी हुई हैं इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर जैसे IEEE ISO कुछ स्टैंडर्ड्स हैं नेटवर्क्स या इस तरह से सिक्योरिटी परफॉर्म करने के लिए, स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, इस तरह से इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी के लिए भी पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। और इसके खिलाफ जो जो एक्ट्स हैं या जो जो पनिशमेंट्स हैं वो भी पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड जो है ना अप्लाई हुई हुई हैं। तो ये बेसिकली पूरा सिनेरियो है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा सा बेसिकली ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड नॉलेज दिया कि सिक्योरिटी क्या होती है और किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, लैन की सिक्योरिटी। इनसाइड इंट्रूडर जो है, मिस फिजर, उससे अपने नेटवर्क को उसको कैसे डिटेक्ट करें, किस तरह से उसको उससे अपने नेटवर्क को हम लोग बचाएं। ये टॉपिक मेरा मेरा दिल ये था कि मैं आपको पहले केबलिंग करवा दूं, लेकिन चूंकि अभी आपका सिक्योरिटी की तरफ रुझान बढ़ा हुआ है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी हमने देखी, हम लोगों ने BPDU गार्ड देखा, लूप गार्ड देखा, तो हर तरह से हम सिक्योर नेटवर्क की तरफ जा रहे थे। तो उसके साथ लैन सिक्योरिटी को डिस्कस करना बड़ा अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पर आपको पहले से चीज़ों का अंदाज़ा थोड़ा सा होया हुआ है, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई लैन सिक्योरिटी हम करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ बड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स रह गए हमारे लैन के, उनको करने के बाद हम लोग राउटिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है,
अच्छा, तो अब लैन सिक्योरिटी की हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं। लैन सिक्योरिटी जिसको स्विच या मैक बेस सिक्योरिटी भी कहा जाता है या फिर पोर्ट सिक्योरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरह से बेसिकली मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज़ की जाती हैं। इसका सबसे बड़ा और अहम पर्पस क्या होता है? अननोन कंप्यूटर, यहाँ पर एक कंप्यूटर की बात हो रही है, लेकिन मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि अननोन मैक एड्रेस शुड बी connected to our switch. No unknown MAC address, not just computer, even MAC address, कोई भी unknown MAC address जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हमारे स्विच के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोगों ने बेसिक क्लासेस ली हुई हैं जी, उसामा हैं एक और तलहा हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। थोड़ा सा माहौल और मैं बना लेता हूँ। मेरा एक्चुअली हमारी क्लास इस तरह थोड़ी सी इस वजह से हुई है कि दरमियान में कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि मेरा ये होता है कि हर एक मैं चाहता हूँ कि बंदे को समझ आए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं सब बंदों को पता चल रहा हो कि क्या। तो लैंड सिक्योरिटी की जब बात कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हुआ चलूँ, फिर आपको ये टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह से समझिएगा उसामा, तलहा, आप लोग। एक्नॉलेज सर। वैसे उसामा आप मुझे बताएं, लैन के अंदर हमारा मैक एड्रेस जो हम बात कर रहे होते हैं, स्विच जो है इससे पहले हब यूज होता था, तो स्विच के क्या बेनिफिट्स थे? स्विच और हब में क्या डिफरेंस है, कोई आइडिया है थोड़ा सा आपको? जी सर, स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब जो है वो एक डाटा को लेती है और वो तमाम पोर्ट्स पे ट्रांसफ़र कर देती है, जबकि स्विच जो है वो उसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड करता है जिसका जिस मैक एड्रेस से वो डाटा आया होता है, और उसके लिए वो मैक टेबल या कैम टेबल की यूटिलाइजेशन कर रहा होता है। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग विच आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू से। बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि स्विच की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट से मुराद ये फिजिकल जो इंटरफेसेस होते हैं इसके, हर एक इंटरफेस में जब कोई डिवाइस इसके साथ अटैच होती है तो ये उनके मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर देता है। लेट मी शो यू हाउ ये कैसे ये करता है। कोई डिवाइसेस हम लोग इनके साथ कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर, जैसे ही वो ब्रॉडकास्टिंग करेंगी या आपस में कोई पिंग करेंगी, कनेक्टिविटी करेंगी, इनको आईपी एड्रेस भी हम असाइन कर देते हैं। जैसे ही डिवाइसेस कनेक्टिविटी करेंगी, स्विच के साथ अटैच होंगी, तो मैक एड्रेस का एक टेबल स्विच अपने पास क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट टाइम फिर जैसे ही कोई डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डेटा ट्रांसफर कर रही होगी या फिर कोई भी कम्युनिकेशन कर रही होगी, तो उसमें स्विच जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि स्विच के पास एक टेबल बना होगा जिसमें हर पोर्ट के साथ उसका पोर्ट नंबर और उसका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड हो चुका होगा, और वो उसी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर ही उस मैक एड्रेस को और उस पैकेट को, उस पिंग की रिक्वेस्ट को, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, 192.168.10.1 एक आईपी एड्रेस हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं। और यहाँ हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.2। लेट्स सपोज हम यहाँ से पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, वैसे फॉरवर्ड देखिए इनकी कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब कनेक्टिविटी पॉसिबल है, लेकिन स्विच ने क्या किया, कैसे पॉसिबल हुई? अब यहाँ पर और भी डिवाइसेस हो सकती थी नेटवर्क के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली जिसको हम आपने देखा भी है कि पिंग करते हैं उसी से रिस्पांस आता है। यहाँ पर अगर देखें शो मैक एड्रेस टेबल, तो ये देखिए इसकी दो इंटरफेसेस हमने यूज़ किए हुए हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/2। इनके साथ डायनेमिक, डायनेमिक से मुराद होता है ऑटोमेटिकली, जैसे ही डिवाइसेस कनेक्ट हुई तो इसने ऑटोमेटिकली उनके मैक एड्रेसेस को कैप्चर कर दिया। ये जो फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस, इसका मैक एड्रेस ये यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है और ये वाला मैक एड्रेस यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है। लेकिन दिस इज डायनेमिक एंड दिस जस्ट रिमेन्स फॉर 5 मिनट्स, मीन्स 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स तक ये नेटवर्क के अंदर अगर डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं करती तो ये डायनेमिक तरीके से जो है ना, अगर कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो ये डिवाइस जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी 300 सेकेंड्स के बाद। लेकिन जब हम पोर्ट सिक्योरिटी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रॉपर रजिस्टर्ड करेंगे, तो प्रेफरेबल ये है कि हम लोग जो है वो
नेटवर्क के अंदर इन डिवाइसेस को स्टैटिकली इनके मैक एड्रेस को हर एक पोर्ट के साथ बाइंड कर दें, ठीक है, ना कि डायनेमिकली बल्कि स्टैटिकली। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स कर दें, एक पोर्ट के ऊपर मैक एड्रेस रजिस्टर्ड कर दें। लाइक मैं साथ ही रियल स्विच ऑन करता हूँ, ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली लाया था, इसके ऊपर कुछ मैक एड्रेसेस हम लोगों ने रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो वहाँ से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा पोर्ट्स के साथ। साथ ही हम लोग रियल स्विच को भी एक्सेस करते हैं ताकि उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाए, सेम कंसेप्ट हैं उसके भी। अच्छा, तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है, ये जो मैं अभी बात कर रहे थे कि नो अननोन कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू आवर स्विचेस। तो कनेक्टेड होगा कैसे, पहले वो हमने देख लिया कि कनेक्ट होने का पहले क्या तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली तरीका था जिससे ये डिवाइसेस फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हुई इस नेटवर्क के साथ। प्रॉब्लम समझ आ गई कि क्या वजह है कि हम लोग ये पोर्ट सिक्योरिटी या लैन को सिक्योर बनाते हैं कि हमने अननाउन डिवाइस को अपने नेटवर्क के साथ अटैच होने से ही रोकना है। और इसका हम थोड़ा सा डेमो इस अंदाज में देख चुके हैं कि हम लोगों ने अननाउन स्विच को या अननाउन बीपीडीयू भेजने वाली डिवाइस को अपने नेटवर्क के साथ अटैच होने से रोका था इससे प्रीवियस क्लासेस में, जिसको हम बीपीडीयू गार्ड कहते थे। ऐसा ही है, बीपीडीयू गार्ड में हम क्या करते थे कि जो जो डिवाइस बीपीडीयू भेज सकती है, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, जिसमें वो बेसिकली अपने जो जो इंफॉर्मेशन स्विचेस के पास होती हैं रूट स्विच बनने के लिए, वो इंफॉर्मेशन लेकर जो भी डिवाइस अगर किसी पोर्ट के पास आती है तो वो पोर्ट उसको डाउन कर देती है। लेकिन वो जस्ट सिर्फ बीपीडीयू वाली डिवाइसेस लाइक स्विचेस के साथ जो है ना वो रिलेटेड था। लेकिन अब हम लोग वही चीज़ रिलेट कर रहे हैं नेटवर्क एंड डिवाइसेस के साथ भी। कोई भी मैक बेस्ड कोई भी डिवाइस जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो डिवाइस अगर हमारे नेटवर्क के साथ आकर इस तरह से उसको हार्म करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर किसी भी तरह से जो है वो अटैच होने की कोशिश करती है सिंपली, तो उसको हमने किस तरह से स्ट्रिक्ट करना है, उसको रोकना किस तरह से है, उसको किस तरह से हम लोगों ने उससे अवॉइड करना है, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग जो है ना we can bind stick secure learned MAC addresses on switch ports। जो MAC addresses हमें पता है कि हमारे नेटवर्क की ये डिवाइसेस है, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की आपको एग्जांपल दी कि वो आपको वही लैपटॉप्स पे काम करने की इजाज़त देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वाले कि जो वो खुद प्रोवाइड करते हैं। क्यों? वो तो उनके अपने MAC एड्रेसेस होते हैं और वो अपने उनके सिस्टम्स होते हैं, उनके ऊपर वो हर तरह से सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। वो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी उन्होंने पहले से भी अप्लाई की होती है उस नेटवर्क के अंदर कि कौन कौन सी पॉलिसीज ये अप्लाई कर सकता है और कौन कौन से जो है ना सिस्टम्स ये यूज कर सकता है ये स्पेसिफिक यूजर। क्यों कि इसमें फिर अगर डिटेल में बात करें तो एक बहुत बड़ा गहरा टॉपिक है जिसको जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर निस्ट की बात करें, आईबीएम की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो इनके तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई एंड गिव एज दैट मच एक्सेस टू द यूजर्स एज रिक्वायर्ड। जितनी एक्सेस रिक्वायर्ड है किसी यूजर को, उतनी एक्सेस आपने उस यूजर को देनी है, उससे ज़्यादा एक्सेस यूजर को नहीं देनी। क्यों कि जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस उसको असाइन की जाएगी तो ऑब्वियसली इट विल बी हार्मफुल फॉर यू and it could cause some sort of distortion in the network, and it could harm your environment infrastructure, it could compromise your security, it could compromise your basically revenue as well। हर लिहाज से ये आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है ना लर्नड मैक एड्रेसेस को यूज़ करवाना है अपने नेटवर्क के अंदर, ताकि वही स्पेसिफिक यूज़र्स ही हमारे नेटवर्क के साथ अटैच हो सकें जिनको अलाउ किया गया है। अदरवाइज बाकी यूजर्स को अटैच होने की कोई इजाज़त ना हो, और अगर वो कोशिश करें भी तो उनको डिनाई कर दिया जाए। और डिनाई कुछ इस अंदाज से किया जाए, वो फिर उसमें मुख्तलिफ तरीके हम लोग पढ़ेंगे कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल को इन्वॉल्व किया जाए। जब एडमिनिस्ट्रेटर को इन्वॉल्व करने की बात आती है तो उसमें फिर हम लोग अपनी पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी के साथ
एक प्रोटोकॉल अप्लाई कर देते हैं कि जब भी कोई अननोन मैक एड्रेस वाली डिवाइस किसी एक इंटरफेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे तो उस पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर दो, और फिर जब तक वो स्पेसिफिक पोर्ट जिस यूज़र के पास गई हुई है, वो वायर, वो इथरनेट केबल, वो कनेक्टिविटी जिस यूज़र के पास है, जब तक वो खुद उसको अलाउ नहीं करता और खुद परमिशन नहीं मांगता दोबारा, तब तक वो पोर्ट क्या रहे, डाउन रहे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा। या फिर हम इस लेवल तक सिक्योर नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि हाँ हैं यूजर्स और भी हैं जो अपने अपने लैपटॉप्स लेके आते हैं, बाज़ औक़ात कनेक्ट हो जाते हैं, तो बार बार पोर्ट डाउन होना, एडमिनिस्ट्रेटर को ना तंग किया जाए, उसके लिए फिर वो ये पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि कनेक्ट तो ना हो सके मैक एड्रेस कोई भी रैंडम, लेकिन पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली ना डाउन किया जाए, पोर्ट अप ही रहे। पोर्ट कनेक्टिविटी जो मैक एड्रेसेस, जो नॉन मैक एड्रेसेस हैं जिनका हमें पता है जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, यानी जो हमारे अपने सिस्टम्स हैं, उनके साथ जब जैसे ही पोर्ट केबल कनेक्ट हो वो अप ही रहें, और जैसे ही किसी और कोई और मैक एड्रेस वाली डिवाइस आए तो वो बस सिर्फ उनको कनेक्टिविटी ना उन्हें दें, लेकिन इंटरफेस को एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन भी ना किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। ये तमाम तर बातें जो हो रही थी, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही थी, स्विच की मदद से जब डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन वही डिवाइसेस अगर कोई अननोन यूजर्स वाईफाई के जरिए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। हम वायरलेस में भी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम एक लिस्ट ऑफ मैक एड्रेसेस बना देते हैं कि इन मैक एड्रेसेस की जब आपके पास इवन क्रेडेंशियल्स हों या ना हो, यानी क्रेडेंशियल्स होंगे वो तो लाजमी है ना, जब आप एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होंगे तो SSID और पासवर्ड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन SSID पासवर्ड होने के बाद भी कुछ एक स्पेसिफिक मैक एड्रेसेस की लिस्ट को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है कि ये मैक एड्रेसेस वाले लोग ही क्रेडेंशियल्स देंगे तो इनको एक्सेस मिलेगी। अदरवाइज अगर इससे हट के कोई मैक एड्रेस वाली डिवाइसेस आपको क्रेडेंशियल्स के बाद भी उनको बेसिकली कनेक्ट टू द नेटवर्क, कुड नॉट प्रोवाइड इंटरनेट, इस तरह से आपको आता है, या IP आपको असाइन ही नहीं होती, नेटवर्क के साथ वो डिसकनेक्टेड रहते हैं, तो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग इस तरह से लैन की सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी सिक्योरिटी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि वायरलेस के अंदर भी बात करें तो सिस्टम तो वही हो रहा होता है ना, जैसे आपके घरों में भी इंटरनेट लगा हुआ है, एक वैन पोर्ट होती है जहाँ बाहर से इंटरनेट केबल आई होती है, कनेक्टेड होती है, बाकी लैन की साइड पे आगे एक्सेस पॉइंट्स क्रिएट हुए होते हैं जिनके साथ यूजर्स कनेक्ट होते हैं, और वो यूजर्स जब कनेक्ट होते हैं वो प्राइवेट IP के जरिए उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, और उन्होंने जब इंटरनेट में जाना हो तो वहाँ एक प्रोसेस और चल रहा होता है जिसको नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसकी मदद से वो इंटरनेट में जाते हैं, और यही सेम काम आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो रहा होता है। ठीक है, सिर्फ एक में फिजिकल कनेक्टिविटी जो कि ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा इसके अच्छे फीचर्स होते हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी। वायरलेस में चूँकि फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिसकनेक्टिविटी हो सकती है, तो लेकिन यूज़ बहरहाल दोनों होती हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है सर, मेरा एक तो क्वेश्चन था। जी प्लीज़। अच्छा सर, ये मेरे पास प्रॉब्लम पिछले दिनों आया हुआ था, और उसमें मेरे पास एक ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल ONT थी, जी और उसमें मैक वाइट लिस्टिंग हम कर रहे थे, तो हो ये रहा था कि एक SSID के अगेंस्ट वो कह रहा था कि मैं मैक्सिमम 8 मैक एड्रेसेस को डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर आपने 8 से ऊपर जाना है तो आपको न्यू SSID कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो जब हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स की बात करते हैं, जो हुआवे या सिस्को या किसी की भी बड़े लेवल के एंटरप्राइज नेटवर्क होता है, तो उसमें क्या हमारे पास एक SSID पे ऑप्शन होती है कि हम हंड्रेड्स के अंदर यूजर्स को कनेक्ट कर सकें इस तरह? वो डिपेंड कर रहा होता है, बिल्कुल गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन से जो है ना एक्सेस पॉइंट्स कौन सी बेसिकली वेंडर की यूज़ की हुई हैं, क्योंकि ये वेरी करती रहती हैं। आमतौर पर एवरेज जो होती है वो एक SSID के अंदर जो है ना 40 यूज़र्स की जो है ना वो ज़्यादातर होती है कि इतने यूज़र्स आपके बाइंड हो सकते हैं। लेकिन इसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था पावर चाइना में, वहाँ पर ये सेम यही चीज़ हम लोगों ने डिप्लॉय की थी। सिस्को हम लोगों ने 3502 APs डिप्लॉय किए थे वहाँ पर, और उसमें हम लोगों ने फिर इस चीज़ को इस तरह से टैकल किया था कि हमारे पास वो जो स्पेसिफिक AP था वो हमें दोनों फ्रिक्वेंसीज असाइन कर रहा था, अवेल कर रहा था, जिसमें 2.4 GHz भी थी, 5 GHz की फ्रीक्वेंसी भी थी। तो उसमें फिर हम लेट्स सपोज यूज़र्स को वाइट लिस्ट करने के लिए उनके रेंज को बढ़ाना चाहें
तो दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप अलग SSID और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप जो है ना यूज़र्स की लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोगों ने वहाँ पर रिपीटर्स क्रिएट किए हुए थे क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा था, तकरीबन उन 2 से 3 हज़ार यूज़र्स थे वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ पर हम लोगों ने क्लास बी का भी सबनेट डिप्लॉय किया हुआ था। उसमें 45 से 50 APs हम लोगों ने डिप्लॉय किए थे और उनमें से जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास APs के साथ यूज़र्स जो हैं वो बढ़ रहे थे, उनके लिए फिर हम लोगों ने उनको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया था। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये क्लियर हो गया। वायरलेस चूँकि टॉपिक नहीं था लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए चूँकि नेटवर्क के अंदर हमें इन दोनों को जो है ना फेस करना पड़ता है, वायर्ड को भी और वायरलेस को भी, तो दोनों का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब इसके बाद बात जैसे इन्होंने बात की कि एक SSID और पासवर्ड के अक्रॉस, वहाँ पर SSID और पासवर्ड की बात होती है, या फिर एक एक्सेस पॉइंट में, चूँकि एक्सेस पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जैसे स्विच के अंदर पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर हर एक को एक अलग पॉइंट टर्मिनल वायरलेस फ्रीक्वेंसी रेंज असाइन हो जाती है यूज़र को, ठीक है, जिसके साथ वो कनेक्टेड होता है, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज बाइंड हो जाती है यूज़र की उस डिवाइस के साथ। और यहाँ पर क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक पोर्ट असाइन हो जाती है। तो हम पोर्ट को कंसिडर करें तो एक पोर्ट के साथ कितने यूज़र्स जो हैं हम लोग बाइंड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक पोर्ट है तो उसके साथ एक ही यूज़र होगा, कल वो चला जाता है, या फिर शिफ्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो शिफ्ट बेस्ड जॉब में फिर प्रीवियस टाइम पे ये करवा रहा था तो एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी आया था कि जब शिफ्ट बेस्ड जॉब्स होंगी, हमने एक मैक एड्रेस रजिस्टर्ड किया होगा, शाम को आएगा तो वो मैक एड्रेस रजिस्टर्ड करेंगे, प्रीवियस वाला रिमूव कर देंगे, इट विल बी वेरी टफ। नेटवर्क रन टाइम के अंदर कभी भी डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मांगता। जो भी स्मूथ नेटवर्क आप डिप्लॉय करेंगे, अगर आप पूरे टेक्निकल नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो रन टाइम के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशंस कभी भी चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, ये याद रखिएगा। उसका हमारे पास सोल्यूशन ये होता है कि हम एक पोर्ट में मैक्सिमम 15 मैक एड्रेसेस को रजिस्टर कर सकते हैं। एक शिफ्ट बेस्ड जॉब भी करें तो कितनी होंगी, 3 शिफ्ट्स होंगी, 4 शिफ्ट्स होंगी ना, 5 शिफ्ट्स होंगी। तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, 15 पोर्ट्स जो है ना वो एक इंटरफेस एक पोर्ट के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो अटैकर क्या कर सकता है, फिर अटैकर इन 15 की 15 यूजर्स को लिमिट कर सकता है, इनकी पोर्ट्स को डाउन कर सकता है। कैसे? आपने किसी भी इन 15 मैक एड्रेसेस जो रजिस्टर्ड हैं, इनके अलावा कोई और मैक एड्रेस के साथ कनेक्ट होगा, तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा नहीं, सिस्टम पे बैठेगा नहीं, उस वक्त तक उसको फिर इसकी एक्सेस एंड यूजर्स को नहीं मिलेगी, जो कि 15 नाउन मैक एड्रेसेस हैं आपके नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अहम चीज़ है। ये आगे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी कि ये क्या बात हो रही है बेसिकली। तो ये तमाम तर सिक्योरिटी हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, OSI मॉडल जो हमने स्टडी किया था उसके हिसाब से अगर बात करें, तो ये जो लेयर 1 और 2 इथरनेट सेगमेंट्स जहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पर बेसिकली जब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच किया जाता है, तो वहाँ पर ये लेयर 2 के हेडर के साथ इस सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, OSI मॉडल में इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली ये लैन की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये अब कुछ कमांड्स हैं, ये कमांड्स हम जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको मैं कमांड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और फिर हम लोग इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले तो हम लोगों ने वो पोर्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोर्ट के ऊपर हम लोगों ने सिक्योरिटी को अप्लाई करना है। जैसे इंटरफेस रेंज, फास्ट इथरनेट, एक रेंज ऑफ इंटरफेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, चलो हम पोर्ट्स कमांड्स को नहीं डिस्कस करते, क्योंकि कमांड्स जब रियल इन्वायरमेंट में कर रहे होंगे तभी डिस्कस करेंगे। मजीद थोड़ी सी इसकी थ्योरी रहेगी, या उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली बाज़ औक़ात ऐसा सिनेरियो भी तो होता है जैसे लैपटॉप्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और नेटवर्क के अंदर मूविंग पोजीशन में वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, मूविंग पोजीशन से मुराद ये होती है, आप बता देना, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। मूविंग पोजीशन से मुराद ये होती है कि बाज़ औक़ात किसी एक डिपार्टमेंट के किसी एक फ्लोर में बैठ के उस यूज़र को काम करना पड़ रहा है, किसी बाज़ औक़ात दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर काम करना पड़ रहा है। उसके लिए फिर हम लोग एक मैक एड्रेस को एक से ज़्यादा पोर्ट्स में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ताकि वो डिफरेंट पोर्ट्स के साथ भी कनेक्ट होके
उसकी कनेक्टिविटी को अवेल कर सके और वहाँ पर यूज़ हो सके। जैसे यहाँ पर इंटरफेस रेंज, यहाँ पर एक पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी गई थी कि 1 से लेकर 15 तक की जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो भी सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे, जो भी मैक एड्रेसेस उस वक्त कनेक्ट होंगे, उनको मैन्युअली भी और ऑटोमेटिकली भी दोनों तरह से हम लोग उनको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना बात है, आप लोग याद रखिएगा। सर ये बात जरा दोबारा बताइएगा, जो एक मैक जी, एड्रेस पर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी कंपनी के जो यूज़र्स होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हम घूम फिर के काम करें, एक जगह पे बैठ के काम ना करें। बाज़ औक़ात जो है ना उनको एक जगह काम बाज़ औक़ात पॉलिसी भी होती है, रिक्वायरमेंट होती है यूज़र की, क्योंकि वो मूविंग पॉइंट पे काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ उसको अटैच होकर काम करना पड़ रहा होता है। एक तो ये चीज़ है, या वैसे भी कंपनी के अंदर ये होता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप कैसे भी जो है ना किसी भी अब जैसे फिजिकल स्विच है तो वहाँ पर एक्सेस पॉइंट है, हर एक एक्सेस पॉइंट का अगर क्रेडेंशियल्स अलग से हैं तो हर एक में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा ना उसके मैक एड्रेस को। तो उस सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि जब एक फिजिकल आपको पॉइंट नहीं अलॉट किया गया, कि आपको कोई लिमिट नहीं कर दिया गया ये आपका ऑफिस है या ये आपका कैबिन है, इसी में बैठ के आप काम करना है, आप इसके अलावा और कहीं नेटवर्क के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकते। अभी जो हम पॉलिसी अप्लाई करने जा रहे हैं, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अप्लाई करने जा रहे हैं, उसका मतलब तो यही है ना कि हमने लिमिट कर देना है यूजर को। लेकिन लिमिटेशन में फिर हमने थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से कर रहे हैं कि यूजर को इवन इनसाइड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो रोम करने दें ना, मूव करने दें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किसी भी स्पेसिफिक जो रेंज ऑफ पोर्ट्स हैं जहाँ पर यूजर्स की इक्वल जो है ना बेसिकली उनको प्रिविलेजेस असाइन हुई हुई हैं, उन पोर्ट्स के साथ एटलीस्ट वो कनेक्ट होके नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो उस पर्पज़ के लिए मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर जो है वो बेसिकली हम लोग ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक मैक एड्रेस को एक से ज़्यादा पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो यूज़र मूवेबल पॉइंट में भी वो कनेक्ट हो सके। उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो एक हम लोग मैंने बता दिया रेंज ऑफ पोर्ट सेलेक्ट करके मैक एड्रेस, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन होता है वहाँ पर हम AAA को इनेबल कर देते हैं, ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन और अकाउंट्स। क्योंकि जब वो मूविंग पॉइंट्स में नेटवर्क के अंदर मूव कर रहा होगा, मल्टीपल जगह से होके वो काम कर रहा होगा, तो अगर तो वो आपके नेटवर्क को फिर हार्म करना चाह रहा है तो किसी और बंदे की पोर्ट के साथ अगर जाके कनेक्ट हो गए, जहाँ पर कोई और मैक एड्रेस भी रजिस्टर्ड होंगे ना, एक पोर्ट के साथ मल्टीपल मैक एड्रेस रजिस्टर्ड होंगे, तो फिर तो वो स्पेसिफिक जो है वो पोर्ट के साथ जब रजिस्टर्ड होगा तो बाद में कैसे ट्रेस होगा वो बंदा के जो पहले बंदा बैठा हुआ था उसके जरिए अटैक परफॉर्म हुआ है, या जो भी वल्नरेबिलिटी आई है नेटवर्क में उसकी मदद से आई है, या फिर जो नया बंदा कोई रैंडम बंदा आके मुख्तलिफ लोग बैठे थे, हम खुद ही अलाउ कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग बैठ सकते हैं। समझ आ रही है ना सिनेरियो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम लोग सेंट्रल सर्वर क्रिएट कर देते हैं, AAA न्यू मॉडल जिसको बोलते हैं। उसमें उसका बेनिफिट ये होता है कि हम लोग हर एक यूजर नेम और पासवर्ड्स हर एक पोर्ट के ऊपर रजिस्टर्ड कर देते हैं, कि जिनके पास क्रेडेंशियल्स होंगे, यूजर नेम पासवर्ड्स होंगे, वही उस नेटवर्क के साथ अटैच होके वो वर्किंग पॉइंट्स, मूविंग पॉइंट्स के ऊपर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी कनेक्ट होंगे उनको अपने क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, जब क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे तो ऑथेंटिकेशन देंगे, यानी ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन के बाद फिर उनको अथॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन ऑथेंटिकेशन और अथॉराइजेशन के बाद वो तो पहले भी मिल जा रही थी, यहाँ पर साथ AAA में तीसरा यही काम करता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में वो फिर वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ उस मैक एड्रेस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म हो रही होंगी उस डिवाइस से, वो भी आपके सेंट्रल सर्वर के अंदर स्टोर हो रही होंगी। फिर इन फ्यूचर किसी भी तरह के नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट होती है तो वो वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट वो मैक एड्रेस वहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। बहरहाल ये पोर्ट सिक्योरिटी और लैंड सिक्योरिटी से थोड़ा सा बढ़ के टॉपिक है, जस्ट यहाँ पर मेंशन थी थोड़ी सी इसकी बातें, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि यहाँ तक भी हम काम कर सकते हैं। NA लेवल में हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी और लैन की इंटरनल सिक्योरिटी, पोर्ट की बाइंडिंग और यहाँ तक हम लोग बात करेंगे और बातें कवर करेंगे। तो ये बेसिकली एक पूरा सिनेरियो है कि जिसकी मदद से हम लोग अपनी लैन को किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चूँकि शुरू में हम लोगों ने इसका एक बेसिकली बनाया, सब लोगों को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा बातें थोड़ी सी की, तो इसकी जो रिमेनिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो आज हम इसकी लैब नहीं करेंगे, कल हम लोग इसको मज़ीद डिटेल में लैंड सिक्योरिटी, इसकी मज़ीद वल्नरेबिलिटीज़, मज़ीद फीचर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और उसको स्टडी करने के बाद फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से नेटवर्क के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है जी, बताइए समझ आ गई आप लोगों को?
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये लैन के अंदर। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल भी काम करेंगे तो ये ज़रूरी आपको जो है ना ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली यही काम करते हैं वो वहाँ पर ट्रिपल एस सर्वर क्रिएट हो जाता होता है और उसमें वो फिर उनके उस तमाम प्रिविलेजेस जो होते हैं, वो ये जो बाद वाली बात की ना ट्रिपल एस सर्वर, ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। एग्जैक्टली सेम यही चीज़ वहाँ पर डिप्लॉयड होती है। ठीक है, इसके लिए हाँ बस इसको इतना ही ध्यान में रखें। जी नहीं, वो वहाँ पर मैंने बताया था, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी किया था, मैंने बताया था कि वहाँ पर रूल ये सेट था, हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसको सेकंड्स में भी रख सकते हैं। मैंने बताया था ना सिक्योरिटी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उस ऑर्गेनाइजेशन की ये थी कि 5 मिनट्स तक हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की विद इन सेकेंड्स हो। जैसे पोर्ट फास्ट हमने इनेबल की थी, जब वो भी इनेबल हुई होगी और हम लोगों ने टाइम स्पैम कम कर लिया होगा तो फिर उसमें वो विद इन कनेक्टिविटी जैसे ही कनेक्ट होगा तो फौरन से डाउन हो जाएगा। ही विल नॉट got any as that much specific time to apply any sort of vulnerability in that specific network. मैं बता रहा हूँ हम उसको 5 मिनट, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ये वल्नरेबिलिटी है कि उसने 5 मिनट्स रखा हुआ है, उसको हम आप हमें अलाउ करें तो हम उसको 5 सेकंड्स कर लेंगे 5 मिनट्स को, बस दैट्स इट, सोल्यूशन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कासिम आपके लिए भी थोड़ा सा मजीद अपडेटेड टॉपिक था, प्रीवियस से मैंने थोड़ा सा इसको मजीद ऐड करने की कोशिश की है क्योंकि आप हो गए हुबैद हैं, हाफिज़ मोहम्मद रिजवान हैं, और इसके अलावा ये आप जो लोग हैं आप रेगुलर हैं और प्रीवियस बैच के हैं, तो आपके लिए मेरी कोशिश होती है कि नई चीज़ें साथ ऐड की जाएँ, मजीद अपडेटेड चीज़ें, ताकि आपको भी आने का फ़ायदा हो क्लासेस में, है ना? जी जी सर, पहले से बेहतर समझने स्टार्ट हो रहा है मतलब। तो ये इब्रार हैं, ठीक है इब्रार, आप क्या हो गया, थक गए? ये अब आज क्लास में बहुत लिमिटेड लोग हैं तो ऐसे है, फिर हम लोग अगर आप ऐसे ही करते हैं तो इसको ऑनलाइन ही कर देते हैं हम लोग फिर रमज़ान में। आपके लिए स्पेशल हम इतना फ्यूल कंज्यूम करके काफ़ी डाटा सेंटर में अभी भी काम चल रहा होता है, उसको छोड़ के मैं आता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर आप ऐसा रिस्पॉन्स है तो मैं वहीं पे बैठ के क्यों ना क्लास कर लिया करूँ। फिजिकल आने का, ये सुफियान देखें आप भी,